देखा था कि यहाँ पे कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो क्या उत्पन्न करती है, श्लेष्म या म्यूकस उत्पन्न करती है, तो वो यहाँ पे भी रहेंगी। ठीक है, ये श्लेष्म उत्पन्न करने वाली जो कोशिका है, कलश कोशिका, वो निश्चित तौर पर यहाँ पे भी है जो श्लेष्म उत्पन्न करेगी। और ये इसकी मुक्त सतह है। ये वाली देखो, ये तो आधारीय झिल्ली से जुड़ी हुई है और इधर पूरी भित्ति होगी जिसमें संयोजी ऊतक होंगे, बाकी मांसपेशियां हो सकती है वो सा। पर सबसे बाहर वाली जो परत है या सबसे बाहर वाली जो झिल्ली है वो कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ये सतह सबसे बाहरी है। तो इस वाली सतह को मुक्त सतह बोलते हैं। मैं एक लाइन बना दूं इसके ऊपर, ये देखिए, ये वाली सतह कौन सी सतह मानी जाती है? मुक्त सतह। ये वाली सतह क्या है? ये है मुक्त सतह। और मुक्त सतह के आधार पर हमने सरल स्तंभाकार उपकला को दो भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सी? पक्षमाभी व अपक्षमाभी, सिलेटेड व नॉन सिलेटेड। तो अगर मैं इसके मुक्त सतह पर यहाँ पर पक्षमाभ बनाता हूँ, मतलब सिलिया बना देता हूँ, ये अभी तक तो ये नॉन सिलेटेड थी, अपक्षमाभी थी, पर अगर मैंने इन कोशिकाओं के मुक्त सतह पर पक्षमाभ बना दिए तो ये कौन सी उपकला हो गई? अब पक्षमाभी। तो कूट स्थित पक्षमाभी उपकला का ये अब डायग्राम बन गया। जब तक मैंने पक्षमाभ नहीं बनाए थे ये अपक्षमाभी थी। तो लंबी कोशिकाओं में ये लंबी कोशिकाएं मुक्त सतह तक पहुंच पाती है, तो इन मुक्त सतह तक पहुंची कोशिकाओं में ही आपको पक्षमाभ देखने को मिलेंगे अगर ये पक्षमाभी उपकला है। तो छोटी कोशिकाओं में पक्षमाभ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सीलिया है। अगर ये पक्षमाभ यहाँ पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि ये पाए जाएं, किंतु अगर ये पाए जाते हैं तो इसको पक्षमाभी कूटस्थित उपकला कहेंगे। ठीक है, तो कूटस्थित उपकला के बारे में आप कुछ लिख लीजिए। और लिखना क्या है देखिए, तो लिख लीजिए। सर लाइट नहीं आ रही, आप नोट सेंड कर देना। लाइट नहीं आ रही? चलो ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना पर, है ना, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये क्या है? तो देख रहा हूँ देना। हाँ, स्तराकार कोशिकाओं की तथा छोटी कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है। तो उन कोशिकाओं के केंद्रक जो हैं विभिन्न स्तर पर पाए जाते हैं, इसलिए ये द्विस्तरीय प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए कि क्यों ये कूटस्थित है। तो लिख लीजिए, ये एकल परत की बनी होती है, एकल परत की बनी होती है। ठीक है, लेकिन दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और ये आप देख चुके हैं कौन कौन सी दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो पहला प्रकार है यहाँ पर ये लंबी कोशिकाएं। लंबी कोशिकाएं, और दूसरी जो कोशिकाएं हैं ये होती छोटी कोशिकाएं।
फिर आपको इनके केंद्रक के बारे में पूछा जाता है। तो लंबी कोशिका का केंद्रक आप देख ही चुके, अंडाकार है और छोटी कोशिका का केंद्रक गोलाकार है। ठीक है, हाँ, म्यूट करके रखो प्लीज, प्लीज म्यूट करो। अब ये होता क्या है कि वैसे तो एकल परत है, पर दो प्रकार की कोशिकाओं की होने के कारण उनके केंद्रक विभिन्न स्तर पर होते हैं, जिससे ये द्विपरतीय प्रतीत होती है। ठीक है, तो कोशिकाओं के केंद्रक, क्यों हम इसको कूट स्थिरित बोलते हैं? तो कोशिकाओं के केंद्रक विभिन्न स्तर पर होते हैं, विभिन्न स्तर पर होने के कारण यह द्विपरतीय प्रतीत होती है। तो है ये एकल परत, किंतु कोशिकाओं के केंद्रक विभिन्न स्तर पे होने के कारण ये द्विपरतीय प्रतीत होती है, और इसीलिए हम इसको कूट स्थिरित उपकला कहते हैं। स्थिरित का मतलब बहुपरतीय, तो एक से ज्यादा परत इसमें है नहीं, सिर्फ ये केंद्रकों के विभिन्न स्तर पर होने के कारण ये ऐसा द्विपरतीय ये नजर आती है। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि इसमें जो बड़ी कोशिकाएं हैं, बड़ी कोशिकाओं पर पक्षमाभ पाए जा सकते हैं। ठीक है, जबकि छोटी कोशिकाओं में पक्षमाभ नहीं पाए जाते। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी कोशिकाओं में ऐसा अनिवार्य तो नहीं है कि बड़ी कोशिकाओं में पक्षमाभ पाए जाएं, पर बड़ी कोशिकाओं में पक्षमाभ पाए जा सकते हैं। तो बड़ी कोशिकाओं में पक्षमाभ पाए जा सकते हैं, जबकि छोटी कोशिकाओं में पक्षमाभ नहीं पाए जाते हैं। छोटी कोशिकाओं में पक्षमाभ नहीं पाए जाते। और पक्षमाभ का कार्य तो हमें पता ही है कि पक्षमाभ जो है ये क्या करते हैं, जो भी कण हमारे श्वसन तंत्र में या उस अंग में प्रवेश कर जाते हैं, बाह्य पदार्थ, उनको बाहर की तरफ या एक निश्चित दिशा में गति करवाते हैं। हाँ, तो कोई भी कण या खाने के भोजन के कण हो, या समझ लीजिए कोई विदेशी पदार्थ जैसे जीवाणु विषाणु टाइप हो, तो उनको ये एक निश्चित दिशा में बाहर की तरफ गति करवा के, और एक तरह से ये जिस भी ऊतक में ये पाए जा रहे हैं वहां पर उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो पक्षमाभ के आधार पर ये कूट स्थिरित उपकला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसको दो प्रकार में विभाजित करते हैं, और विभाजन का जो आधार होगा वो होगा पक्षमाभ। तो दो प्रकार में इसको जब विभाजित करेंगे तो ये होगी पक्षमाभी कूट स्थिरित उपकला, और दूसरी होगी अपक्षमाभी कूट स्थिरित उपकला। तो ये पक्षमाभी कूट स्थिरित उपकला, और दूसरा जिसमें पक्षमाभ नहीं है वो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगी, अपक्षमाभी।
पक्षमाभि कूटस्थित उपकला व अपक्षमाभि कूटस्थित उपकला। आपको ये देखना है कि उदाहरण क्या है इसके। पक्षमाभि कूटस्थित उपकला के जो उदाहरण हैं जहां ये पाई जाती है, और ये समझ लीजिए कि आपका प्रश्न तो यही है, बाकी सारा डिस्कशन सब बेवजह है। प्रश्न ये है कि पक्षमाभि कूटस्थित उपकला कहाँ पाई जाती है और ये कहाँ पाई जाएगी। तो ये मिलेगी ट्रेकिया में, वो ब्रोंकस में। श्वास नली, श्वसनी में। पक्षमाभि कूटस्थित उपकला, ठीक है। जबकि अपक्षमाभि पाई जाती है मेल यूरेथ्रा में, ठीक है। तो मेल यूरेथ्रा में पाई जाएगी, नर की मूत्रवाहिनी में। उसके अलावा ये पाई जाती है अपक्षमाभि ग्रंथियों की नलिकाओं में। ये कहाँ मिलेगी? ग्रंथियों की नलिकाओं में। अब क्योंकि सभी नलिकाओं में ऐसा नहीं मिलता है, ग्रंथियों की नलिकाओं में, जैसे जैसे पैरोटिड, या इसको कह सकते हैं कर्णमूल ग्रंथि। तो ये पैरोटिड जो सिलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है, उस तरह की ग्रंथियों की नलिकाओं में, मतलब बड़ी नलिकाओं में पाई जाती है। तो ग्रंथियों की नलिकाओं में, और ये मेल यूरेथ्रा में पाई जाएगी अपक्षमाभि। हालांकि ये अलग बात है कि अपक्षमाभि ज्यादातर पूछी नहीं जाती है, पूछी यही जाती है कि कूटस्थित पक्षमाभि उपकला कहाँ पाई जाएगी, तो ट्रेकिया में और श्वसनी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ये चलो ठीक है। तो ये हमारा सामान्य जो है वो कूटस्थित उपकला। अब अगला देखते हैं सर ग्रंथियों की नलिका में सर घनाकार उपकला पाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, ग्रंथियों की नलिकाओं में घनाकार उपकला पाई जाती है, वो भी सरल वाली। परंतु कुछ ग्रंथियों की नलिकाओं में, जैसे मैंने लिखा ना पैरोटिड, बड़ी वाली ग्रंथियां हैं ये, उनमें ये पाई जाती है। आगे फिर आएगा थोड़ा सा और, तो वहां पे भी अंतर समझ में आएगा। मुख्यतः जो छोटी ग्रंथियां होती है उनकी नलिकाओं में सरल घनाकार है, परंतु बड़ी ग्रंथियों की नलिकाओं में ये कूटस्थित उपकला भी पाई जाती है और स्थित घनाकार उपकला भी पाई जाती है। आई बात समझ में? तो ये बड़ी ग्रंथियों की, ये अंतर आएगा। जबकि आपसे सामान्य तौर पे पूछा जाए कि ग्रंथियों की नलिकाओं में क्या पाई जाएगी, तो वहां पर बहुत मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं लिखा था, तो इसका मतलब सामान्य तौर पर ग्रंथियों की नलिकाओं में सरल घनाकार उपकला पाई जाती है। या इसको मैं थोड़ा सा और आपके लिए साफ कर दूं जिससे कि कुछ कंफ्यूजन कम हो जाए। ले लीजिए, अब शायद ये कंफ्यूजन नहीं आएगा। कुछ ग्रंथियों की नलिकाओं में, जैसे पैरोटिड ग्रंथि, लार ग्रंथि है ये। सर घनाकार उपकला मतलब उसमें भाई जैसे लार ग्रंथि का है तो घनाकार करना है। हाँ, लार ग्रंथि आ जाए
तो घनाकार, पर वो पैरोटिड ग्रंथि उसमें विशिष्ट तौर पे दे दिया जाए तो फिर ये घनाकार नहीं होगी। जो छोटी जो लार ग्रंथि है ना बाकी की, उनमें जरूर वो चल जाएगी घनाकार उपकला, पर यहाँ इसमें पैरोटिड ग्रंथि में, और यहाँ तक कि आप देखें पैरोटिड ग्रंथि के अलावा पेंक्रियाज की ग्रंथियों में भी, अग्न्याशय की ग्रंथियों में भी ये इस प्रकार की उपकला आपको मिलेगी। और ये पैरोटिड और पेंक्रियाज में आपको स्तरित घनाकार उपकला भी मिलेगी। तो दो जगह आपको ये परिवर्तन दिखेगा। जब मैं स्तरित घनाकार पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी यही लिखूंगा कुछ ग्रंथियों की नलिकाओं में, जैसे पैरोटिड ग्रंथि, और दूसरा जो है अग्न्याशय, ये वो भी लिख देता हूं, पैरोटिड ग्रंथि व पैंक्रियाज। मतलब ये है, ठीक है। तो ये आपको स्पेशल केस मिल गया मतलब यहाँ पर, इसलिए कुछ ग्रंथियों की नलिकाओं में, पर सामान्यतः अगर ग्रंथियों की नलिकाओं की बात करते हैं और कुछ भी उदाहरण नहीं दिया जाता है तो आप निसंदेह जो है वो सरल घनाकार उपकला लगा सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको दिखेगा। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं ग्रंथिल उपकला, जो हमारा अगला छठा जो टाइप है उपकला का, वो है ग्रंथिल उपकला। मतलब अब ये सोचने की बात है कि क्या ग्रंथिल उपकला कुछ अलग से उपकला है? तो बिल्कुल नहीं, ग्रंथिल उपकला अलग से नहीं है। ये सरल घनाकार व सरल स्तंभाकार उपकला ही है, किंतु इसकी कोशिकाएं कुछ विशिष्ट पदार्थों का स्त्रवण करने की क्षमता रखती है। अब जब कोशिकाएं स्त्रवण करेगी तो उसको ग्रंथि कहेंगे। तो चाहे ये जो उपकला है ये सरल स्तंभाकार या सरल घनाकारी है, परंतु इनकी कोशिकाएं स्त्रवण करने की क्षमता रखती है, तो इनको हम ग्रंथिल उपकला कहेंगे, ठीक है। तो ग्रंथिल उपकला कैसी है? आप ये कह सकते हैं ग्रंथिल उपकला, ग्रंथिल ग्रंथिल उपकला। वन सेकेंड। तो ग्रंथिल उपकला की कोशिकाएं ग्रंथिल उपकला की कोशिकाएं कैसी होगी? स्तंभाकार, घनाकार, स्तंभाकार हो सकती है, या फिर, और यही अपना एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, देखिए हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, पर एक किसी भी टॉपिक में की प्रश्न होता है एक छोटा सा कि ये जरूर पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना ऊपर वाला, पूरी कहानी सुनाई, लिखवाया भी, ये सब भी हुआ, आपका भी टाइम लगा, पर एक मानिए क्वेश्चन अगर कभी पूछा गया तो फिर क्वेश्चन ये है स्टार वाला। तो आप देखें एक चैप्टर से 30-40 क्वेश्चन होते हैं जो नीट में काम के होते हैं, बाकी हम एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ते हैं कि क्या पता कभी आ जाए। पर ये वो है जो कोई भी प्रश्न जब बनाएगा तो इस टॉपिक पे सबसे पहले उसको कौन सा प्रश्न पसंद आएगा, वो ये है। तो अगर मैं ग्रंथिल उपकला की बात करूं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हो, वो नहीं बनाए वो एक अलग बात है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारी कोई चॉइस तो होती है पर हम कई बार उसको यूज नहीं करते, हमें लगता है ये तो बहुत कॉमन हो गया है तो उसको नहीं बनाते हैं, पर इच्छा जरूर होती है कि प्रश्न इसका ये बनना चाहिए। तो ये इसमें ग्रंथिल उपकला में एक जो सबसे सामान्य प्रश्न बनेगा वो यही है कि कोशिकाएं कैसी होगी, स्तंभाकार या फिर घनाकार। तो ग्रंथिल उपकला की कोशिकाएं स्तंभाकार होती है या फिर घनाकार होती है, ठीक है। और ग्रंथिल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ग्रंथियों में पाई जाती है, और ग्रंथियां वो होती है जो किसी विशिष्ट पदार्थ का स्त्रवण करती है।
तो जब स्तंभाकार या घनाकार उपकला की कोशिकाएं जब किसी विशिष्ट पदार्थ का स्त्रवण करती है तो फिर ये ग्रंथिल उपकला का निर्माण करती है। नहीं तो सामान्य जो स्तंभाकार या घनाकार उपकला है वो ग्रंथिल उपकला नहीं मानी जाती है। तो ग्रंथिल उपकला कब कहेंगे? जब ये किसी विशिष्ट पदार्थ का स्त्रवण करती है तो उसे उपकला को ग्रंथिल उपकला कहेंगे, और जो अंग जो बना उसको क्या कहेंगे? ग्रंथि। तो ग्रंथि क्या है? जिसमें कोशिकाएं किसी विशिष्ट पदार्थ का स्त्रवण करती है। तो ग्रंथि किसे कहेंगे? या इसको आप कह सकते हैं कोशिका या कोशिका का समूह, जिसमें कोशिका एक विशिष्ट पदार्थ का स्त्रवण करती है। तो जब कोशिका विशिष्ट पदार्थ का स्त्रवण करती है तो वो बनाती है ग्रंथि। मतलब मुख्य गुण तो स्त्रवणी है, तभी हम ग्रंथि कहेंगे। अब ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कोशिकाओं के आधार पर ग्रंथियों के प्रकार। ग्रंथियों के प्रकार तो विभिन्न आधार पर हम ग्रंथियों को वर्गीकृत करते हैं। जैसे पहला आधार मैं आपको बताऊं तो पहला आधार है कोशिकाओं की संख्या, कि ग्रंथि कितनी कोशिकाओं की मिलकर बनी हुई है, इस आधार पर हम ग्रंथियों को विभाजित करते हैं। तो पहला आधार जो है ग्रंथियों के प्रकार का विभाजन का आधार, ये पहला आधार क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या, कि ग्रंथि कितनी कोशिकाओं की बनी हुई है। जैसे हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं ना कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, तो कौन कौन से जीव बनाते हैं फिर? भाई जीवों को अगर कोशिका की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया तो कौन कौन से जीव होते हैं? एक कोशिकीय और हाँ, एक बहुकोशिकीय। कोशिकीय और बहुकोशिकीय। हाँ, तो बस वैसे ये सिंपल कि जब हमने ग्रंथियों को कोशिकाओं की संख्या के आधार पर विभाजित किया है तो फिर ये ग्रंथि हो जाएगी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो ग्रंथि यहाँ पर एक कोशिकीय भी होती है, मतलब एक अकेली कोशिका जो बिल्कुल समूह से अलग रहती है और अकेली ही जो है वो स्त्रवण करेगी। तो ऐसे में जो ग्रंथि बनेगी, क्योंकि एक अकेली कोशिका स्त्रवण कर रही है तो फिर उसको एक कोशिकीय ग्रंथि कहेंगे, और कोशिकाओं का समूह अगर स्त्रवण कर रहा है तो बहुकोशिकीय। तो ग्रंथियां हो जाएगी एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय ग्रंथि है और दूसरी ग्रंथियां हो जाएगी बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय ग्रंथि व बहुकोशिकीय ग्रंथि। अब बस यहाँ एक ही प्रश्न बता है जो इस सारे डिस्कशन में है और ये आप अच्छे से जानते हैं। ये एक कोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण कौन है? अमीबा नहीं, वो तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय ग्रंथि का, एक कोशिकीय ग्रंथि गॉबलेट सेल। भाई हम देखते आ रहे हैं ना यहाँ पर, आप जहाँ जहाँ देखो पूरे चित्र में कि ये अकेली कोशिका है जो स्त्रवण कर रही है, चाहे ये आसपास कोशिकाएं तो हैं
पर ये स्त्रवण थोड़े कर रही है, अकेली कोशिका स्त्रवण कर रही है। यहाँ पे भी आप देखें जो चित्र हमने बनाया था ये वाला, देखिए ये भी अकेली कोशिका है जो स्त्रवण कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कि हमने सरल घनाकार उपकला में भी देखा था, अकेली कोशिका है जो स्त्रवण कर रही है, जिसको हमने गॉबलेट सेल, कलश कोशिका, चषक कोशिका कहा था। बाकी की कोशिकाएं हैं पर वो स्त्रवण नहीं करती, मतलब ग्रंथि वाली कोशिका तो अकेली हुई, तो ये एक कोशिकीय ग्रंथि हो गई। अकेली कोशिका जो है वो एक कोशिकीय ग्रंथि हो गई। तो एक कोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण आपसे पूछा जाएगा और पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि इसका चित्र एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखा होगा आपने एक कोशिकीय ग्रंथि का, जिसमें उदाहरण है इसका चषक कोशिका। ये चषक कोशिका, या इसको कलश कोशिका भी कह सकते हैं, क्योंकि कलश के आकार की होती है कलश कोशिका। ये कहाँ होती है? घनाकार उपकला में। जहां भी घनाकार उपकला होगी उसमें ये कोशिकाएं मिल जाएंगी, या इनको बोलते हैं गॉबलेट सेल। और ये निश्चित तौर पे श्लेष्म का उत्पादन करती है। ठीक है, तो जहां पे श्लेष्म की जरूरत होगी, जैसे मान लीजिए हमारे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो श्वसन तंत्र है उसमें मिलेगी, और जो है आहार नाल में मिलेगी। ठीक है, तो चषक कोशिका, कलश कोशिका या गॉबलेट सेल, ये एक कोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण है। और कायदे से प्रश्न तो यही खत्म हो गया। बहुकोशिकीय ग्रंथियों के उदाहरण आप चाहें लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहें तो कोई वजह नहीं, क्योंकि इसके अलावा बाकी की ग्रंथियां बहुकोशिकीय ग्रंथियां हो जाएगी। तो कौन सी ग्रंथि का उदाहरण यहाँ लिखना चाहेंगे आप बहुकोशिकीय ग्रंथियों में? हाँ, जो भी आप लिखना चाहें भाई, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने कहा ना कि और जिस ग्रंथि को आप जानते हैं नाम आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो ग्रंथि जो भी आप उदाहरण लिखना चाहेंगे वो बहुकोशिकीय ग्रंथियों का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो किसका उदाहरण लिखे हम फिर बहुकोशिकीय ग्रंथियों में? लार ग्रंथि। हाँ, जो भी आप लार जानते हैं, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, आमाशयी ग्रंथि, आत्र ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, जो लिखना चाहें लिख दीजिए। पर मुझे तो ये उदाहरण याद रखना है, चषक कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं या गॉबलेट कोशिकाएं। तो इधर उदाहरण में आप जो चाहें लिख लीजिए, क्योंकि इधर लिखने का कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लार ग्रंथि, क्योंकि पूछा आपसे अगर गया यहाँ पर तो एक कोशिकीय ग्रंथि, या समझ लीजिए ये आंतरीय ग्रंथियां, आमाशयी ग्रंथियां। ये मैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं। जबकि आपका जो क्वेश्चन है वो तो पहले ये रहेगा, पर मान लीजिए ये आमाशयी ग्रंथियां। इसके अलावा और कौन सी ग्रंथि लिखें? अग्नाशय। तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? बहुकोशिकीय। हाँ, तो ये अग्नाशय। और क्या लिखें? यकृत लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यकृत हमारे शरीर की ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। बाकी और जो आप लिखना चाहें आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ आपको रोका नहीं जाएगा। बहुकोशिकीय ग्रंथियों में आप जो भी लिखें, उदाहरण आपको ये याद रखना है कि एक कोशिकीय ग्रंथि। अब सवाल ये है कि ये वैसे तो बहुत सीधा सा प्रश्न है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पर इसको क्यों यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है? हम भी जानते हैं एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, पर इम्पोर्टेंस की वजह मैं आपको बता देता हूँ। और वजह यह है कि मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। ये आपका एनसीईआरटी की बुक है,
और कभी अगर आपको इस तरह का डायग्राम मिल गया और आपसे पूछा गया कि ये किसका उदाहरण है, तो हमें बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए कि ये डायग्राम है कौन। ठीक है, तो ये इसका चित्र है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ये देखिए, ये चित्र आपको दिया जाएगा प्रश्न में, क्योंकि चित्र जब भी आते हैं ना एनसीईआरटी के आते हैं। अगर ये वाला चित्र आपको मिल गया तो इसको समझ लीजिए कि ये एक कोशिकीय ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है। अब मैं ग्रंथि की आउटलाइन बना देता हूँ। इन्होंने लेबलिंग थोड़ी गलत बना रखी है, यहाँ इन्होंने इसको लेबल किया है, पर ये एक कोशिकीय ग्रंथि ये नहीं है, ये स्त्रवण नहीं कर रही है। एक कोशिकीय ग्रंथि ये वाली कोशिका है, ये देख लीजिए। ऐसे एक कोशिकीय ग्रंथि है। अब ये कोशिका कैसी दिख रही है? ये कोशिका जो है एकल कोशिका है, और ये ऐसे यहाँ देखें तो आप ये श्लेष्म का स्त्रवण कर रही है। ये श्लेष्म इसके अंदर भरा हुआ है पूरा, ये जो भी अंदर कंटेंट है ये श्लेष्म है। ये इसका केंद्रक है और ये एक कोशिकीय ग्रंथि है। एरो यहाँ रुक जाना चाहिए। बाकी ये तो ऐसे देखा जाए तो ये पूरी उपकला जो है, कौन सी उपकला है? सरल स्तंभाकार पक्षमाभी उपकला है, क्योंकि ये पक्षमाभ दिख रहे हैं ना इसमें। तो उपकला तो ये सरल स्तंभाकार पक्षमाभी उपकला है, किंतु इसमें जो कोशिका है ये एक कोशिकीय ग्रंथि है, और ये कोशिका कैसी कोशिका है? चषक कोशिका है, गॉबलेट सेल है। तो गॉबलेट सेल या चषक कोशिका एक कोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण है। जब भी आपसे एक कोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण पूछा जाएगा, जरूरी नहीं कि सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए, आपको ये चित्र दे दिया जाएगा और इस चित्र में ऐसे मान लीजिए कि ये एक कोशिकीय ग्रंथि की जगह पर कुछ ऐसे लिख देंगे, ये है एक्स का उदाहरण बताइए। तो आप तुरंत पता लगना चाहिए कि चित्र में एक कोशिकीय ग्रंथि पूछा गया है और एक कोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है, सीधा। पर अगर मान लीजिए आपको एक कोशिकीय ग्रंथि नहीं दी है उन्होंने, और ये वाली ग्रंथि दी है, ये है बहुकोशिकीय ग्रंथि। देखिए, बहुकोशिकीय ग्रंथि जो है ऐसी है, इसको पहचानिए कैसे ये बहुकोशिकीय है। तो ग्रंथि जो है, ये ग्रंथि है, ये पूरी ऐसे ग्रंथि है, ये पूरी क्या है? ये ग्रंथि है। और इस ग्रंथि में जो कोशिकाएं हैं जो स्त्रवण करेगी, वो कोशिकाएं ये है। देखिए, मैं एक एक कोशिका आपको बना के दिखाता हूँ। ये कोशिका है, फिर ये दूसरी कोशिका है, ये ऐसे, ये विभिन्न कोशिकाएं यहाँ पर हैं जो स्त्रवण करती है। आप देख सकते हैं इनके बीच में इनके केंद्रक साफ दिख रहे हैं। यस तो सर। ये बहुकोशिकीय ग्रंथि हो गई, और क्योंकि ये कोशिकाएं यहाँ पर स्त्रवण का कार्य करेगी, तो ये स्त्रवण करने वाली कोशिकाएं हैं, ये किसी न किसी पदार्थ का स्त्रवण करेगी। अब जरूरी नहीं कि ये यहाँ पर श्लेष्म का ही स्त्रवण करें। ये कोशिका जो स्त्रवण करेगी वो इस गुहा में आकर के इकट्ठा होगा। देखिए, सारी कोशिकाएं जो भी स्त्रवण कर रही है वो कहाँ जाएगा? इस गुहा में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के स्त्रवण कर रही है, और ये कोशिकाएं मिलकर के जिसका निर्माण कर रही है बहुकोशिकीय ग्रंथि है। और फिर ये जो इन्होंने पदार्थ यहाँ पर स्त्रवित किया है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। तो ये बहुकोशिकीय ग्रंथि हो गई। तो बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय ग्रंथि आपसे प्रश्न में सीधा सीधा पूछा जाए कि कौन सा एक कोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण है या कौन सा बहुकोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण है, तो संभवतः ऐसा पूछ सकते हैं, किंतु वो शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। उसकी जगह पर आप इसको दिखाया जाएगा चित्र, और चित्र को आपको पहचानना पड़ेगा कि ये एनसीईआरटी का चित्र है। एक कोशिकीय ग्रंथि और ये बहुकोशिकीय ग्रंथि,
उदाहरण बिल्कुल आसान है, पूछा जाएगा तो एक कोशिकीय ग्रंथि के उदाहरण पूछते हैं, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस चित्र में जो ग्रंथि दिखा रखी है उसमें से कौन इस ग्रंथि का उदाहरण नहीं है। मान लीजिए कि प्रश्न आपसे कलश कोशिका के बारे में पूछा गया हो, परंतु चित्र ये दे दिया और बोला जाएगा कि कौन सी ग्रंथि जो इस चित्र में दिखा रखी है उसका उदाहरण नहीं है, तो निश्चित तौर पे फिर एक कोशिकीय ग्रंथि। पर आपका जो प्रश्न होगा घूम फिर के कैसे भी करके ये गॉबलेट सेल्स पर आएगा, कलश कोशिका पर कैसे भी घुमा करके उसको दोनों चित्रों से लेकर के ये गॉबलेट सेल या कलश कोशिका पे लेके आएंगे। तो हमारे लिए जरूरी ये एक है कोशिकीय कि कोशिका केवल गॉबलेट सेल ही होती है। नहीं, कोशिकाएं तो बहुत होती हैं, पर ग्रंथिल कोशिका गॉबलेट सेल होती है। ठीक है भाई, एक कोशिकीय जो ग्रंथिल कोशिकाएं हैं वो गॉबलेट सेल होती हैं, कलश कोशिकाएं या गॉबलेट सेल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी तो बहुकोशिकीय ग्रंथियों में तो इन्होंने दे रखा है लार ग्रंथि है, बस एक उदाहरण दे दिया। हम बाकी सारे उदाहरण आप बहुकोशिकीय ग्रंथियों के लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो हमें एनसीईआरटी को फॉलो करते रहना है, तो आपको ये दोनों चित्र कहीं ना कहीं याद रखने हैं। अगर आप साथ में नोट्स लिख रहे हैं जैसा कि मैं मानता हूं, तो ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी की बुक से देख करके जैसे आप बनाना चाहें पर एक बना लीजिए, जिससे आपको याद रहे कि एक कोशिकीय ग्रंथि के कैसा चित्र कैसा होगा एनसीईआरटी का, और बहुकोशिक ग्रंथि का चित्र कैसा होगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया इम्पोर्टेंस कि क्यों हमें ये याद करना था। अब चलते हैं वापस। चित्र आपको यहाँ चाहे तो आप बना लेना, जगह छोड़ दीजिए उसके लिए। इसके बाद फिर ग्रंथियों को विभाजित करने का आधार देखिए। दूसरा आधार, ग्रंथियों को एक और आधार में विभाजित करते हैं, और वो आधार होता है कि ग्रंथियों में जो है वाहिकाएं पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। स्त्रवण जो है कोशिकाओं का, वो कोशिकाओं का स्त्रवण वाहिकाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित किया जाता है, या वाहिकाएं वहां पर नहीं होती है। ठीक है, तो दूसरा आधार है वाहिकाओं का वाहिकाओं की उपस्थिति। तो अगर ग्रंथियों में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं तो उनको कौन सी ग्रंथि कहेंगे? अगर ग्रंथियों में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं तो ऐसी वाहिका युक्त ग्रंथियों को किस प्रकार की ग्रंथि कहते हैं? बहिस्त्रवी। वाहिकाओं की ग्रंथि के आधार पर उपस्थिति के आधार पर हम ग्रंथियों को दो प्रकार में विभाजित करते हैं। एक हो गया बहिस्त्रावी ग्रंथियां और दूसरी होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। तो बहिस्त्रावी ग्रंथियों में वाहिकाएं पाई जाती हैं। जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथि, और दूसरा हो जाएगा अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में वाहिकाओं का अभाव होता है। बड़ी बात तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पर कि बहिस्त्रावी ग्रंथियों में यहाँ पर वाहिकाएं पाई जाती है। और वाहिकाएं क्या हैं? जो ग्रंथि के स्त्रवण को ग्रंथि से लेकर के जो उनका लक्ष्य अंग है वहां तक पहुंचाएंगी। लक्ष्य अंग किसको कहेंगे? जिस अंग पर ये ग्रंथि का स्त्रवण कार्य करेगा। तो इसमें वाहिकाएं पाई जाती है, किंतु अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में वाहिकाओं का अभाव होता है। ये यहाँ पर वाहिकाएं नहीं पाई जाती, या इसमें अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में वाहिकाओं का अभाव होता है।
ठीक है, तो दो प्रकार की ग्रंथियां यहाँ पर वाहिकाओं के आधार पे हो गई कि वाहिकाएं अगर पाई जा रही है तो ये बहिस्त्रावी है, इसमें वाहिकाएं पाई जाती है, और नहीं है वाहिकाएं मान लीजिए ग्रंथियों के साथ, तो फिर वह अंतःस्रावी है। और आपको ये तो पता है ही कि अगर ग्रंथि से स्त्रवण लक्ष्य अंग तक जाता है, जैसे मान लो कि ये कोई ग्रंथि है यहाँ पर और ये इसका लक्ष्य अंग है, ग्रंथि का ये क्या है, लक्ष्य अंग है, जिस पर जाकर के इसका स्त्रवण कार्य करता है। ठीक है, अगर ये ग्रंथि से लक्ष्य तक जो स्त्रवण है वो किसी वाहिका के माध्यम से गया, तो ग्रंथि किस प्रकार की हो गई, बहिस्त्रावी। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, यहाँ से ये लक्ष्य अंग तक जो इस स्त्रवण को लेके जाएगा ये हो गई वाहिका। तो अगर वाहिका ग्रंथि से स्त्रवण को लक्ष्य अंग तक लेके जाती है तो इसको वाहिका युक्त ग्रंथि या बहिस्त्रावी ग्रंथि कहेंगे। किंतु अगर ग्रंथि ने स्त्रवण उत्पन्न किया और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कोई वाहिका नहीं है, तो फिर रक्त या लसिका के माध्यम से ये ग्रंथि से लक्ष्य अंग तक जाएगा स्त्रवण। तो ऐसे में वाहिका नहीं है इनमें और उनको अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहेंगे। तो दो मार्ग हो गए स्त्रवण का ग्रंथि से लक्ष्य अंग तक जाने के लिए, या तो वाहिका है या फिर दूसरा तरीका है ये स्त्रवण जो है ये ग्रंथि से निकल करके सीधा रक्त में गया और रक्त में पूरे शरीर में विचरण करते हुए रक्त के माध्यम से फिर ये कहीं लक्ष्य अंग तक पहुंचेगा। तो स्त्रवण को ग्रंथि सीधा रक्त में छोड़ देती है और रक्त के माध्यम से ये लक्ष्य अंग तक पहुंचेगा, मतलब वाहिका का अभाव है, और ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहेंगे। तो वाहिकाओं का अभाव होने पर परिवहन स्त्रवण या स्त्रवित पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होगा, और पदार्थ क्या है, चलो पहले ये देखा जाए कि स्त्रवण को क्या कहेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्रवण को विशेष नाम है इसका, और स्त्रवण को कहेंगे हार्मोन। हाँ, तो ये यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया कि इनका स्त्रवण जो है वो हार्मोन है, और हार्मोन लक्ष्य अंग तक रक्त के माध्यम से जाएगा। तो इसकी कोई विशिष्ट वाहिकाएं या नलिकाएं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नलिकाओं का या वाहिकाओं का अभाव होता है और ये स्त्रवण रक्त के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो हार्मोन या स्त्रवण रक्त के द्वारा लक्ष्य अंग तक परिवहन किया जाता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित ग्रंथि में से उन ग्रंथियों का चुनाव, उस ग्रंथि का चुनाव कीजिए जिसका स्त्रवण रक्त के द्वारा लक्ष्य अंग तक परिवहन किया जाता है। लक्ष्य अंग तक परिवहन किया जाता है। तो मतलब आपके प्रश्न जो है ना उदाहरण पे ही रहेंगे, इसलिए सबके उदाहरण आपको याद रखने हैं। या अगर और आसान पूछा तो पूछ लेंगे भाई उस ग्रंथि का नाम बताइए जिसमें वाहिकाओं का अभाव होता है, या ग्रंथि जो हार्मोन उत्पन्न करती है, और आसान हो गया। पर थोड़ा सा अगर लैंग्वेज बड़ी करेंगे तो ये कि उस ग्रंथि का चुनाव कीजिए जिसका स्त्रवण रक्त के द्वारा लक्ष्य अंग तक परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो वाहिकाएं बहिस्त्रावी ग्रंथि में तो वाहिकाएं पाई जाती है और अंतःस्त्रावी ग्रंथि में वाहिकाओं का अभाव होता है। और रही बात बहिस्त्रावी ग्रंथियों के स्त्रवण की, तो एक हार्मोन अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे स्त्रवण तो बहिस्त्रावी ग्रंथियां ही करेगी। ठीक है, और उदाहरण
लिखने की जरूरत है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है या बहिस्रावी कौन सी है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां वो सब हैं जो हमारे अंतःस्रावी तंत्र का भाग है। जैसे सबसे पहले कौन सी ग्रंथि आप सबसे पहले लिखना चाहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हार्मोन उत्पन्न करती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि लिखना चाहिए, ये बात सही है। और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को कौन थाइमस नियंत्रित ग्लैंड। करता है? पहले मास्टर का नाम लिखें या हेड मास्टर का नाम लिखें? हाँ, पहले मास्टर की जगह हेड मास्टर लिखो ना। तो पहला जो सबसे पहली ग्रंथि यहाँ पर होगी, ये निश्चित तौर पे क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है। निश्चित तौर पे ये तंत्रिका तंत्र का भाग है, परंतु ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, फिर आती है पीयूष ग्रंथि, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। फिर जो भी आप जानते हैं सारे जो अंतःस्रावी तंत्र में हम पढ़ते हैं, जैसे ये समझ लीजिए थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। हाँ थाइमस भी है। गुड। तो ये इस तरह से उदाहरण आपके वहां काम आएंगे जब प्रश्न में आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रंथि का स्त्रवण रक्त के द्वारा लक्ष्य अंग तक परिवहन किया जाता है, और फिर उसमें फिर उदाहरण आप जो लिखना चाहें, जैसे एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। हाँ ठीक है, तो इनके अधिवृक्क ग्रंथि इसको बोलते हैं। फिर पैंक्रियाज में यहाँ लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे लिखने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। लिख तो सकता हूँ पर मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पैंक्रियाज, क्योंकि पैंक्रियाज जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, हाँ मिश्रित ग्रंथि है। हाँ, तो पैंक्रियाज का तो बेइज्जती हो जाएगी ना। पैंक्रियाज तो इतने सारे जो हमारे पाचन तंत्र के एंजाइम का स्त्रवण करता है, और उसको तुम ये कहो कि भाई तुम तो जो है अंतःस्रावी ग्रंथि हो, तो उसको बुरा लग जाएगा। ऐसे नहीं होता है सर। हाँ ऐसी नहीं रहती है ना। हाँ, ऐसी नहीं होती है, और वो 98 to 99% पार्ट जो है वो बेचारा वो पाचन तंत्र के लिए एंजाइम या उसके जो भी लवण होते हैं उनको स्त्रवित करता है। 1 या 2% भाग उसके पास है जो अंतःस्रावी है, हालांकि उसके अंतःस्रावी होना हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी अग्नाशय में मुख्य भाग तो उसका बहिस्रावी है, और फिर एक थोड़ा सा भाग जो है लगभग 1-2% वो अंतःस्रावी है। तो फिर अग्न्याशय को या पैंक्रियाज का नाम यहाँ लिखें वो जरूरी नहीं लगता है। ठीक है, अब ये जितने भी हार्मोन उत्पन्न करेगी वो ग्रंथियां यहाँ लिख दें, बाकी की ग्रंथियों को इधर लिखें उदाहरण में। अब सब एक साथ नहीं लिख रहे हैं, पर कुछ कुछ, जैसे किसका नाम लेना चाहेंगे आप बहिस्रावी ग्रंथि में? मान लीजिए आमाशय की ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां। ठीक है, उसके अलावा तेल ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, तो सारी ग्रंथियां यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ तक कि गॉबलेट कोशिका भी जो श्लेष्म उत्पन्न करती है, चाहे एक ही कोशिका हो पर श्लेष्म उत्पन्न करती है, उसके आधार पर वो बहिस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पहले तो ग्रंथि, उसके बाद उसके स्त्रवण को क्या कहेंगे, क्योंकि स्त्रवण को हार्मोन नहीं कहेंगे, उसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ लिखा लार ग्रंथि, उदाहरण के तौर पर ये ग्रंथि के उदाहरण में आपने लिखा लार ग्रंथि, तो निश्चित तौर पर उसका स्त्रवण क्या हो गया? लार। फिर आपने लिखा मान लीजिए अश्रु ग्रंथि, तो स्त्रवण क्या हो जाएगा? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्रंथि है वही तो उसका नाम भी तो उसी के स्त्रवण के आधार पर है, तो ये अश्रु उत्पन्न करती है। तो ये बहिस्राव ग्रंथियां सब कुछ उत्पन्न करती है मात्र हार्मोन को छोड़ करके। ठीक है, तो ये सारी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं।
जैसे आप देख सकते हैं ये अग्नाशयी और आंतरीय ग्रंथियां क्या उत्पन्न करती है, सॉरी आमाशयी और आंतरीय ग्रंथियां क्या उत्पन्न करती है? HCl नहीं, मुख्य, अब जब एक साथ पूछा जाए तो फिर मुख्य रूप से क्या उत्पन्न करती है? मुख्य रूप से हाँ, पाचक एंजाइम उत्पन्न करेंगे ना, तो भोजन का पाचन करने वाले ये एंजाइम, तो ये पाचक एंजाइम उत्पन्न करेगी जो भोजन का पाचन करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ, इनका स्त्रवण हो सकता है बहिस्रावी ग्रंथियों का। ग्रंथियां विभिन्न प्रकार की है, आप यहाँ और नाम लिख सकते हैं। पदार्थ जो है वो विभिन्न प्रकार के हैं, ठीक है। परंतु कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जिसको हम अलग कैटेगरी कहेंगे, मिश्रित ग्रंथि, या इसको कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। तो मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड, या इसको हेटेरोक्राइन बोलते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, और ये तीसरा क्राइन जो है हेटेरोक्राइन, जिसमें ग्रंथि मिश्रित है, मतलब ग्रंथि के दो भाग हैं। ग्रंथि एक ही है पर ये दोनों काम करती है। इसका बहिस्त्रावी भाग भी है, एक ही ग्रंथि का बहिस्त्रावी भाग, और दूसरा अंतःस्त्रावी भाग भी। तो ऐसी ग्रंथियां जिसमें दोनों भाग हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, तो ऐसी ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथियां कहेंगे। और उसके उदाहरण में आपने जो लिखा, क्या उदाहरण है मिश्रित ग्रंथि का? ये अग्न्याशय, हाँ मतलब पैंक्रियाज। इसके अलावा वृषण व अंडाशय। तो अग्नाशय, वृषण व अंडाशय, ये तीनों मिश्रित ग्रंथियां हैं। तो आपका प्रश्न मिश्रित ग्रंथि पे भी हो सकता है, पर मिश्रित ग्रंथि का जिक्र जो है वो एनसीईआरटी में नहीं किया हुआ है, इसलिए चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। पर प्रश्न बहुत सीधा आएगा, और वो सेंटेंस आप ये वाला ध्यान रखें, स्त्रवण रक्त के द्वारा लक्ष्य अंग तक परिवहन किया जाता है, उस ग्रंथि का चुनाव करिए। तो जितने भी अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियां आप जानते हैं वो सब यहाँ आ जाएगी, बाकी मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। अभी ये क्लास बंद करें।